नमस्कार, मैं सुनील वर्मा। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है और इनको कैसे याद रखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक को तो हम सिस्टमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और यदि वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इन सब के बारे में मैं वीडियो नंबर 4 मतलब आवर्त सारणी के वीडियो नंबर 4 में बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। परंतु परमाणु भार को याद करना पड़ेगा। मैं कहूँगा परमाणु भार को आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमाणु भार को हम सिस्टमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ एक तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक का जस्ट 2 गुना होता है, कुछ तत्वों का 2 गुने से ज़्यादा भी होता है। किसी का 1 ज़्यादा होता है, किसी का 2 ज़्यादा होता है, किसी का 3 ज़्यादा होता है, और कुछ एक तत्वों का परमाणु भार बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों को परमाणु भार याद करना ही पड़ेगा। यदि आप लोग कुछ तत्वों के परमाणु भारों को याद रख लेते हैं तो आपको फ़ायदा यह होगा कि आप केमिस्ट्री की हर एक न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। यदि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको परमाणु भार याद करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा जो काम आता है, न्यूमेरिकल बनाने में जो सबसे काम आता है वो आता है अणुभार। अणुभार कैलकुलेट करना आपको आता है कि नहीं आता, इसके लिए ज़रूरी होता है आपको परमाणु भार याद है कि नहीं है। यदि आपको परमाणु भार याद है तो आप अणुभार निकाल पाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। और यदि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है तो आप न्यूमेरिकल चुटकियों में निकाल सकते हैं। आई बात सुनी? मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल पोर्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत न्यूमेरिकल पोर्शन को यदि बहुत अच्छा करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको परमाणु भार याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि किन किन तत्वों का करना पड़ेगा। क्या सभी तत्वों का परमाणु भार याद करना ज़रूरी होता है? ऐसा नहीं है। कुछ तत्वों का परमाणु भार याद करना ज़रूरी होता है जो हमारे ज़्यादा काम में आता है, ज़्यादा यूज में आते हैं। उन तत्वों के परमाणु भार को यदि याद कर लें तो हमको फ़ायदा ये होगा कि हम हर एक न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। मतलब केमिस्ट्री न्यूमेरिकल तो बना ही पाएंगे, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमको केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है ना? फिलहाल परमाणु भार, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इन सब के बारे में बताते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो क्या बताएंगे? परमाणु भार। परमाणु भार इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलते हैं, सही है ना? इसे एक और नाम से जानते हैं परमाण्विक द्रव्यमान। परमाण्विक द्रव्यमान, ठीक है ना? परमाण्विक द्रव्यमान। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ों को समझना है कि आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, शायद आपने इस तरीके से कुछ लिखा देखा होगा कि इस तरीके से एलिमेंट को कभी देखा है लिखा हुआ? बिल्कुल देखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। या आपने इस तरीके भी लिखा देखा होगा, इन चीज़ों को कई बुकों में इस तरीके से भी लिखा देखा होगा आप लोगों ने। इस तरीके से लिखा हो सकता है, किसी बुक में जो है इस तरीके से लिखा होता है। तो लिखने के कई तरीके होते हैं।
लिखने के कई कई तरीके होते हैं बस, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ तत्वों के परमाणु भार को इस टाइप से लिखूँगा, मैं इस टाइप से लिखूँगा, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या होता है, परमाणु भार होता है, जबकि नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर मैं कुछ तत्वों के, मैं एक तत्व का परमाणु भार है ना, यहाँ देखो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक तत्व लिखा है x, मैंने एक तत्व माना x, जिसके एक नीचे मैंने संख्या दे रखी है z और ऊपर एक नंबर दे रखा है a, सही है ना। तो z यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक है, और ये क्या है, परमाणु भार है, ठीक है ना, ये परमाणु भार है। तो मैं कुछ इसी प्रकार से लिखूंगा, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि किन किन तत्वों का हमें परमाणु भार याद करना चाहिए और कैसे, उनके परमाणु भार को कैसे याद रखें, उनके बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लोग भी नोट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर लिखा होता है हाइड्रोजन बन बन, हाइड्रोजन क्या लिखा होता है, बन बन। यहाँ पर बोलने का भी तरीका सीखें, हाइड्रोजन बन बन। उसके बाद यहाँ पर आता है कार्बन 612, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोजन 714, यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन 816, फिर यहाँ पर आ जाता है ना फ्लोरीन 919, फिर यहाँ पर बेरिलियम की हम लोग बात करें तो 4Be9, फिर यहाँ पर बात करें बोरोन की तो 511, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम बात करें सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना होता है, 1123 होता है, सही है ना। फिर यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 1224 होता है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें तो 1327 होता है ना, 1327 होता है। और देखो और यहाँ पर लिख दूँ, है ना। सिलिकॉन की बात करें तो 1428 होता है, ठीक है ना। और देखो फास्फोरस की बात करें तो 1531 होता है। यहाँ पर देखो अगर हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं तो 1632 होता है, सही है ना। और Cl की बात, क्लोरीन की बात करें तो 17 और 35.5 होता है। ये आपको खास याद रखना है, ठीक है ना। और देखो है ना, यहाँ पर बात करें कि पोटेशियम का K 1939 होता है, सही है ना। और कैल्शियम का 2040 होता है। उसके बाद में यहाँ पर Cr का है ना 2452 होता है। उसके बाद में Mn का Mn 2555 होता है। उसके बाद में आयरन 2656 होता है। उसके बाद में यहाँ पर निकिल 2859 होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो कोबाल्ट 2759 होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो Cu, क्या देखेंगे यहाँ पर Cu का क्या होता है 2963.5 होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे खास, ठीक है ना। Cu कॉपर का 2963.5 होता है। उसके बाद में जिंक देखो, जिंक का होता है 30 और 64.5 होता है ना। कितना होता है 64.5 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 64.5 नहीं है 63.4, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इस जगह पर, अभी देख के बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए हाँ 65.4 होता है, शायद 65.4 होता है। क्या होता है 65.4 होता है।
यहाँ पर होता है 65.4 होता है, सही है ना। फिर यहाँ पर देखो बी आर का 3580 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आयोडीन का है ना 53,127 होता है। फिर उसके बाद में AG 47,108 होता है। फिर यहाँ पर गोल्ड का AU 79,197 होता है। इसके बाद में है ना, इतनी सारी चीज़ों को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, केमिस्ट्री को सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो इतने तत्वों के परमाणु भार को आपको याद रखना पड़ेगा, सही है ना। अब याद कैसे किया जाए तत्वों को, तो याद करने का तरीका समझो कैसे याद करना है। हाइड्रोजन 1 1 कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 1616 है ना, मतलब 816, और फ्लोरीन 919। इस तरीके से आपको याद करना है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा पक्का, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, याद पक्का हो जाएगा। लेकिन जब ये याद हो जाएगा ना तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। केमिस्ट्री के सीखने में, केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा ये। इसको सीखना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, सही है ना। तो आप इन चीज़ों को याद करेंगे, मेहनत से, ईमानदारी से याद करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये परमाणु भार की क्लास है, मैंने इस क्लास में आपको परमाणु भार बताया है। यदि आपको ये परमाणु भार याद हो जाए तो इससे अगले वाली क्लास में मैं आपको अणुभार निकालना बताऊंगा। अब यहाँ पर परमाणु भार को याद कराया है तो क्या अणुभार भी याद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, सिर्फ परमाणु भार यदि आप कर लेते हैं तो अणुभार को तो कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करके बताऊँगा मैं, कैलकुलेट करना सिखाऊँगा मैं आप लोगों को। सारी चीज़ों को याद करेंगे तो केमिस्ट्री में सीखेंगे क्या। केमिस्ट्री को सीखने के लिए, समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद किया जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों में यही आती है चीज़, है ना। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही? इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आगे वाली क्लास में, अब इसकी हमने परमाणु भार की बात की है, इसके आगे चल के अणुभार की बात करेंगे। फिर आगे जाके और भी टॉपिक हैं, धीमे धीमे पूरा केमिस्ट्री सॉल्व कराते जाऊँगा, आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाते जाऊँगा। यदि आप लोग मुझसे केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मैं भी आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूँ। बस शर्त ये है कि आप लोग हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको क्रम से, लाइन से देखते जाइए। आप लोग ईमानदारी से जो चीज़ें लिखने लायक हैं उनके नोट्स बनाइए, लिखिए। जो मैं चीज़ें लिखने को बोलता हूँ उन चीज़ों को लिखा करें और आप केमिस्ट्री सीखेंगे, ये मैं वादे से कह सकता हूँ, ठीक है ना। और तो आज की क्लास को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज की क्लास पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कल के लिए आप तैयार हो जाएंगे, इनको याद करके कल के लिए आप तैयार हो जाएंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अणुभार कैलकुलेट करना बताऊंगा, सही है ना। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, इससे सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिससे हमको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, या कोई उनको दिक्कत तो नहीं आ रही है सीखने में, है ना। तो ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है, तो हमारी क्लास को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ में शेयर किया करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकॉन का निशान दिखता है, बेल आइकॉन दिखता है, उसको भी दबा दें, जिससे हमारे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए, जिससे आप कोई भी क्लास छूटे ना, आप प्रत्येक क्लास को रेगुलर क्रम से कर पाएंगे, एकदम क्रम से कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय हो गया था जब से मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब मैं आपको केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूं, तो मेरे हर हफ्ते में एक या दो या 3 या 4 वीडियोस हर हफ्ते डालूंगा। और उन चीज़ों को, यदि उन वीडियोस को आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री 100% सीखेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।